सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में हमें पढ़ना है अपना अंतिम कौशल, और हम जानते हैं कि आज की कक्षा का अंतिम कौशल है हमारा लेखन कौशल। हमने विद्यार्थियों के सुनने के कौशल को, बोलने के कौशल को और पढ़ने के कौशल पर हमने अपनी पकड़ बना ली है। अच्छी तरह से हमने उनको पढ़ लिया है। तो आज की कक्षा में जो हमारा अंतिम कौशल है लेखन कौशल, उस पर हम अपनी पकड़ बनाते हैं और उसमें से जितने भी अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमें अपनी परीक्षा में मिलेंगे उसको हम सही करेंगे अपनी परीक्षा में अपने इस अध्ययन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लेखन कौशल के साथ। तो देखिए, लेखन कौशल के क्लास के साथ ही हम ये देख लें कि हमें अपनी पूर्व परीक्षा में इस टॉपिक से कौन सा प्रश्न मिला है। तो देखिए, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, ये रीट 2016 में हमें मिला है। तो देखिए, अक्षर सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, 12 खड़ी सिखाना या फिर उनको क्रियाशील बनाना। जब हम इस पर अपनी पकड़ बना लेंगे, इस कौशल को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो फिर ये प्रश्न भी जो है हमारे लिए कठिन नहीं रह जाएगा। और वैसे हमें इस प्रश्न का उत्तर आता भी है, लेकिन चूंकि क्लास का नियम है, इस प्रश्न को जानेंगे हम अपनी कक्षा की एंड में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो हम लेखन कौशल के अर्थ को जान लें, क्योंकि जब भी हम क्लास शुरू करते हैं तो हम अपने कौशल के अर्थ पर अपनी पकड़ को बनाते हैं। तो देख लीजिए, लेखन कौशल क्या है। विद्यार्थी ने सुनना भी सीख लिया था, विद्यार्थी ने बोलने की पकड़ भी बना ली और विद्यार्थी पढ़ने में भी अभ्यस्त हो गया है। लेकिन अब लेखन कौशल में वो कौन सी व्यवहारगत परिवर्तन उसके अंदर आएंगे, कौन सी योग्यताएं उसके अंदर उत्पन्न होगी, उसे हम देखते हैं और समझते हैं आज के इस विषय में। देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं, सभी जानते हैं। प्रारंभ से हम बात कर चुके हैं, लिखित और मौखिक रूप। फिर देखिए, मौखिक भाषा भावों को ध्वन्यात्मक संकेतों में व्यक्त करना ही क्या है, मौखिक भाषा है। तो लिखित रूप क्या है? देखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं हम? यह भाषा जब लिपिबद्ध कर जो लिखित रूप में आती है उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। और अगर ये लिपिबद्ध भाषा की पूर्व तैयारी पहले नहीं होती और ये लिपिबद्ध भाषा अगर आज तक लिखी हुई नहीं होती, तो शायद हमारे जो भी विचारक हैं, जो भी हमारे ज्ञानविद हैं, उनके विचारों को हम नहीं जान पाते। इसीलिए जो मौखिक भाषा ध्वन्यात्मक संकेतों में व्यक्त की जाती है, उसी को जब लिपि रूप में लिखा गया और उन विचारों को आज हम पढ़ रहे हैं, यही है हमारे लिखित भाषा या लेखन कौशल की विशेषता। जो पीढ़ियों का संचित ज्ञान है, अगर वो लिपिबद्ध नहीं होता तो हमें प्राप्त नहीं होता। तो इन्हीं लिपि के माध्यम से हमने जो है लिखित भाषा की जानकारी ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध करना क्या कहलाता है? हमारा लेखन कौशल कहलाता है। फिर देखिए आगे, लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति अपने अमूर्त भावों व विचारों को लेखन कौशल द्वारा मूर्त रूप प्रदान करता है। यानी कि अब व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ अमूर्त भाव चल रहे हैं। उन अमूर्त भावों को उसके दिमाग में जो भी चल रहा है, जिससे अभी दूसरों का परिचय नहीं हुआ है, लेकिन उसने शब्दों के द्वारा अगर उस अभिव्यक्ति को व्यक्त कर दिया है, तो मूर्त रूप में या वो जो विचार है दूसरों के सामने आ रहे हैं। यही है लेखन कौशल की या लिपि की विशेषता, अमूर्त भावों को मूर्त रूप में दूसरों के सामने लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत करना। आगे देखिए, लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से साहित्य का संरक्षण पढ़ लिया हमने, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण संभव हो पाया है। अगर ये लिपिबद्ध लेखनी नहीं होती, ये लिपि नहीं होती लिखित रूप में, तो फिर हम जो पीढ़ियों का संचित ज्ञान है वो दूसरी पीढ़ी में हम इसका स्थानांतरण नहीं कर सकते थे। आगे चलते हैं। देखिए, अब परिभाषा, श्रीमती मॉन्टेस्री इस लेखन कौशल को लेकर इस लेखन के बारे में क्या कहती हैं? तो देखिए, श्रीमती मॉन्टेस्री को हम जानते ही हैं कि इन्होंने साचार्य विधि दी है, वाचन में जो सबसे अधिक काम करती है। तो देखिए, श्रीमती मॉन्टेस्री क्या कहती हैं? लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती है। यानी कि लेखन से संबंधित अब जो परिभाषा दी है मारिया मॉन्टेस्री ने, वो ये कह रही है कि कुछ शारीरिक क्रिया होती है जो हाथों से क्या करनी है, विद्यार्थियों को कुछ गतिविधियां करनी
करनी पड़ती है, यानी कि उंगलियों की मदद से जब कुछ लिखना सिखाया जाएगा विद्यार्थियों को, कुछ साँचों में उनके हाथों को फिराया जाएगा, कुछ वर्णों पर उनकी उंगलियों को आगे से, अंदर से, पीछे से घुमाया जाएगा और बच्चा कुछ साँचों के माध्यम से वर्णों को बनाना सीखेगा सबसे पहले, तो उसकी हाथों ने या उसकी उंगलियों ने जो भी गतिविधियां की है उसे ही हम क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेकन क्या कहते हैं इसके बारे में। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध पूर्ण बनाता है। यानी कि बोलना तो व्यक्ति को पूर्णता तक पहुंचाया, लेकिन लिखकर शुद्ध अभिव्यक्ति देना व्यक्ति को परम शुद्ध बनाता है। तो ये है लेखन कौशल की परिभाषा जो हमारे शिक्षाविदों ने दी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेखन कौशल की कला 2 चरणों में पूर्ण होती है। कौन से वे 2 चरण आपके सामने आ रहे हैं, देखिए। भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करके शुद्ध, सुपाठ्य एवं सुंदर रूप में प्रस्तुत करना। ये तो अब तक हम भाषा की कक्षा में पढ़ ही चुके हैं कि भाषा को भाई शुद्ध रूप में, सुपाठ्य, सुंदर रूप में प्रस्तुत करना। अगर हम लिपि के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं तो लिखित रूप को शुद्ध, सुपाठ्य और सुंदर रूप में प्रस्तुत करना, और जहां हम उच्चारण के माध्यम से भाषा को व्यक्त कर रहे हैं वहां भी उच्चारण की शुद्धता पर बहुत बल दिया जाता है। और इसका अध्ययन हमने बहुत गहन और मनन के साथ अपनी कक्षाओं में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए लिपि प्रतीकों के माध्यम से अपने भाव, विचारों को सुस्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं भावी अभिव्यक्ति देना है। आगे बात समझ में। अब आपने प्रतीकों के माध्यम से कोई विचार व्यक्त किए हैं, वो विचार सुस्पष्ट होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, और भावी अभिव्यक्ति जो आप समझाना चाहते हैं वो दूसरों को समझ में भी आना चाहिए। ये सारी जो विशेषताएं हैं हमारे लेखन कौशल में व्यक्ति के अंदर, विद्यार्थी के अंदर विकसित हो जानी चाहिए। आगे देखिए, अब आप भाषा कौशल के प्रमुख उद्देश्य अभिव्यक्ति का पूरक है। अभिव्यक्ति का पूरक समझ में आया कि आपने क्या कर दिया है, बोलकर भी अपने विचारों को व्यक्त कर दिया है, लेकिन अब भाषा कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अभिव्यक्ति पूरक। अभिव्यक्ति यानी कि जो भी अभिव्यक्ति आप लिखित रूप में दे रहे हैं, उच्चारण के रूप में दे रहे हैं, वो जो है आप में योग्यताएं कौन विकसित करते हैं, भाषा कौशल के जो 4 हमारे कौशल हैं, ये विद्यार्थी के अंदर इन अभिव्यक्तियों को लेकर आते हैं। इनमें विद्यार्थियों को दक्ष या संपूर्ण रूप से वो प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी भी विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त करना है ही ये कि किसी भी कौशल को आप सीख रहे हैं उसका अंतिम उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी इसमें पूर्ण दक्षता को प्राप्त कर ले। इसके बाद देखिए भावों एवं विचारों को मूर्त रूप देने के लिए लेखन कौशल आवश्यक है। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाला उस विचारों से परिचित नहीं है, तो उन विचारों से परिचय करवाने के लिए, उन विचारों को एक मूर्त रूप देने के लिए हमारे पास लेखन कौशल होना चाहिए, ताकि सामने वाले हम अपने अमूर्त विचारों से क्या करवा सके, उनका परिचय करवा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए वक्ता के अभाव में किसी के विचारों से अवगत होने में भाषा का लिखित रूप आवश्यक है। अब जो वक्ता भाषण देकर चला गया, अगर आपने उसके भाषण को नहीं सुना है, उसके वक्तव्य को नहीं सुना है, आप वंचित रह गए हैं, तो फिर अगर उसका लिखित रूप हमारे पास है तो हम उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। ये सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो भाई पीढ़ियों से जो ज्ञान संचय किया जा रहा है, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किया जा रहा है, उसी का अर्थ है कि भाई अगर कोई हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसके विचारों से अवगत होना चाहते हैं, उसके विचारों को जानना चाहते हैं, तो फिर भाषा का लिखित रूप हमारे लिए मदद करता है, सहायक के रूप में सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम अब लेखन कौशल के उद्देश्यों को देख लेते हैं कि लेखन कौशल किन उद्देश्यों की पूर्ति विद्यार्थी के अंदर करता है, कौन से उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर आते हैं। इस लेखन कौशल के माध्यम से कौन से उद्देश्य से एक शिक्षक अपनी कक्षा में जाता है, वो कौन से उद्देश्यों की पूर्ति अपने विद्यार्थियों के अंतर्गत करना चाहता है। तो सबसे पहला देखिए लेखन कौशल का उद्देश्य विचारों की सफल अभिव्यक्ति। बोलना सीख लिया, सुनना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, अब लिखने में विचारों की सफल अभिव्यक्ति के उद्देश्य को लेकर शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ कार्य करता है। दूसरा देखिए आप भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना। लिखने में अब जो कौशल है वो विद्यार्थी का सबके सामने जाता है और यही कौशल जो है विद्यार्थी के साथ में अंत तक रहता है। देखिए कौन सा सुनने का कौशल तो आधारशिला है विद्यार्थियों का, लेकिन भाषा पर पूर्ण अधिकार जो है वो लेखन कौशल के माध्यम से प्राप्त करना है। तो ये उद्देश्य भी विद्यार्थियों के साथ पूरा करना होगा शिक्षक को। इसके बाद देखिए व्याकरण के नियमों की पालन की जो सीमा का परीक्षण है कि भाई अब जो है लिखने में कहां विद्यार्थी
विद्यार्थी वाक्य संरचना करने में व्याकरण के नियमों का वो अवमानना तो नहीं कर रहे हैं, या व्याकरण के नियमों के साथ अपने लेखन कौशल को लेकर आ रहे हैं, अपनी लिखित अभिव्यक्ति को लेकर कर रहे हैं। इन सब का परीक्षण भी जो है शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिखित अभिव्यक्ति में करता है। इसके बाद देखिए, विचारों एवं प्राप्त किए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, किस अभिव्यक्ति के माध्यम से? लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो ये 4 उद्देश्य जो हैं वो लेखन कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की लिखित अभिव्यक्ति में पूरे होने चाहिए, और ये सारे एफर्ट शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी को भी करने होंगे, ताकि उनकी लिखित अभिव्यक्ति दूसरों के सामने जाए तो दूसरा पढ़कर उसे अभिभूत हो जाए, या प्रभावशाली ढंग से जो है वो विद्यार्थी की प्रशंसा करे। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, अब हम देख लेते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। हम लेखन कौशल के प्रकारों से अब अवगत होते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न हमें इन प्रकारों से भी मिल जाएगा। तो देखिए, वर्णमाला के ज्ञान के बाद विद्यार्थियों को लेखन अभ्यास करवाया जाता है, और यह 4 प्रकार का होता है। हम सभी जानते हैं कि हमने अपने जीवन में इन अभ्यासों से गुजर कर हम जो है वो अपने लेखन कौशल में हमने को विकसित रूप को प्राप्त किया है, या लेखन कौशल में हम जो है पारंगत हुए हैं। तो कौन कौन से वे प्रकार हैं? देखिए, सबसे पहला तो हो गया सुलेख। अब नाम से ही लग रहा है लेख कैसा होना चाहिए, सु होना चाहिए, और सु जो है वो व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग है, यानी कि लेख कैसा होना चाहिए? आपका सुंदर लेख होना चाहिए। और इस सुंदर लेख के अभ्यास जो है वो प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के साथ सुलेख को लेकर काम किया जाता है, ताकि उसका लेख सुंदर हो। इसके बाद देखिए आप अनुलेख। अब एक लेख का प्रकार आ गया अनुलेख। अनु का अर्थ होता है बाद में, यानी कि एक तो सुंदर लेख लिखने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित किया, एक आपने विद्यार्थियों को कुछ लिखा हुआ है उसके बाद विद्यार्थी को लिखना है, उसके बाद लिखना है, तो अनुलेख कहलाया। इसके बाद देखिए प्रतिलेख। अब प्रतिलेख जो है, जो लेख लिखा हुआ है हूबहू क्या करना है, उसकी नकल करके वैसे ही उसको उतारना है, तो वो कहलाता है प्रतिलेख। और इसके बाद में कहलाता है श्रुतलेख, कि विद्यार्थियों ने सुलेख का क्या कर लिया, अभ्यास कर लिया, अनुलेख का अभ्यास कर लिया, प्रतिलेख लिखकर अपने भाषाई ज्ञान में वृद्धि कर ली। तो अब श्रुतलेख के माध्यम से शिक्षक क्या करेगा, उसकी गति को और उसकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को जानने की एक परीक्षा लेगा, वो कहलाता है श्रुतलेख, जिसमें विद्यार्थी अगर शुद्ध वर्तनी के साथ लिखते हैं तो उनका वर्तनी संबंधी ज्ञान सही है, और अगर वो गति से लिखते हैं तो लेखन के कौशल में जो उनका गति का अभ्यास है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से है। तो इन 4 प्रकार से विद्यार्थियों को लेखन के कौशल में विकसित किया जाता है। देखिए और देखते हैं इसके बारे में हम। सुलेख। अब सुलेख क्या होता है इसके बारे में और परिचय, क्योंकि परीक्षा में हमें प्रश्न कहीं से भी मिल सकता है। तो देखिए, सुंदर लेखन सुलेख कहलाता है। विद्यार्थियों को सुंदर लेख लिखने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। इसके बाद देखिए आप, लेखन का प्रथम व आवश्यक गुण है, अगर लिखित अभिव्यक्ति लिखित रूप में सामने जा रही है तो हर विद्यार्थियों से मांग की जाती है कि उसके जो अक्षर हैं वो मोतियों के समान सुंदर होने चाहिए, और ये अभ्यास बचपन में ही विद्यार्थियों को करवा दिया जाता है, ताकि उनका लेख कैसा बने, सुंदर बने, सुलेख के रूप में सामने आए। तीसरा देखिए आप, इसमें वर्णों की बनावट, सुडौलता, स्पष्टता, स्वर मात्राओं का प्रयोग, वर्ण वर्ण व शब्द शब्द के बीच की दूरी, सीधी शिरोरेखा एवं बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। जब सुलेख करवाया जा रहा है और प्रारंभिक कक्षाओं में करवाया जा रहा है तो फिर विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे हर वर्ण की बनावट, उसकी सुडौलता, उसकी स्पष्टता, वर्ण वर्ण में कितना अंतर रहेगा, उसके बीच की दूरी क्या रहेगी, सीधी शिरोरेखा कैसी लगानी है, या फिर स्वर मात्राओं का प्रयोग कैसे करना है, मात्राएं सही ढंग से कैसे बनेगी, उन सब के अभ्यास को हमने प्राचीन कक्षाओं में देखा है और हमने अपने जीवन में इसे अनुभव भी किया है, और इसी से हम आगे बढ़े हैं। तो ये कहलाता है हमारा सुलेख, जिसके अंतर्गत ये सब सारी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को गुजारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अनुलेख किसे कहते हैं। सुलेख में तो हमने विद्यार्थियों को सुंदर तरीके से सब तरीके से लिखना सिखा दिया। अब अनुलेख में क्या हुआ, देखिए, किसी भी प्रकार की लिखावट के बाद लिखना। अनु कहलाता ही क्या है, उपसर्ग, और अनु का अर्थ क्या होता है, बाद में, यानी कि कोई लेख पहले लिखा हुआ है, उसके बाद विद्यार्थी को उसका क्या करना है, अनुसरण करना है और उसी के अनुसार लिखना है। तो देखिए अब यहाँ पर शामपट या पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देखकर लिखना, आगे बात समझ में, या तो शामपट पर विद्यार्थी के सामने शिक्षक ने जो भी लिखा है उनको एज इट इज लिखना, या फिर उनकी पुस्तक की सामग्री में पहली पंक्ति में जो लिखा हुआ है उसका उसे अनुलेख के माध्यम से अभ्यास करना है, तो उसे वो ज्यों का त्यों देखकर लिखेंगे। तो फिर उनके वर्णों की जो बनावट है, वर्णों की जो सुडौलता है और उनका जो अंतर है, इसमें विद्यार्थी सुलेख की ओर अग्रसर होंगे और वो सुंदर लेखन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे, और
अनुलेख का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास करना। आगे बात समझ में आपको, देख लीजिए, सुलेख में तो हमने वर्णों की सुडौलता और उसकी बनावट पर काम किया, लेकिन अनुलेख में हम क्या कर रहे हैं, शुद्ध वर्तनी और लेखन का अभ्यास विद्यार्थी को करवा रहे हैं ताकि वो शुद्ध वर्तनी की ओर बढ़े। इसके बाद देखिए आप, अनुलेख में सुलेख का ध्यान रखा जाता है। आगे बात समझ में, यानी कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड होने के साथ साथ सुलेख का ध्यान रखा गया, किसमें, अनुलेख में, ताकि जो बनावट, शिरोरेखा और जो उनके मध्य का अंतर था उस दूरी को ज्ञात करके अच्छी तरह से विद्यार्थी जो है वो सुंदर लेखन की ओर अग्रसर हो। आगे चलते हैं, देखिए, गति के साथ लिखना भी अनुलेख है, कि यानी कि गति में पिछड़ न जाए। ये नहीं कि सुंदर बनाने के चक्कर में उसका अभ्यास जो है वो गति में पीछे रह जाए, तो गति भी जो है हमें मेंटेन करके चलनी होगी और विद्यार्थी के साथ, गति के साथ अनुलेख की और सुलेख से हमें आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, अब आगे आपके सामने प्रतिलेख। सुलेख की चर्चा हमने कर ली, अनुलेख की चर्चा हमने कर ली, तो प्रतिलेख क्या बता रहा है, देखिए हमें, अनुलेख के पर्याप्त अभ्यास के बाद, यानी कि अभ्यास भी आपने पर्याप्त करा दिया है उसे अब लेखन में शब्दों से उसका परिचय करवा दिया है, वर्ण संबंधी सारी सुडौलता, सारी बनावट की सारी उपयोगिताएं आपने उसे बता दी और उस कौशल में भी उसे विकसित कर दिया। उसके बाद अब जब बालक सुंदर, स्पष्ट, सुपाठ्य अक्षर लिखना सीखे, तत्पश्चात प्रतिलेख की ओर मुड़े। आगे बात समझ में, जब तक विद्यार्थी के सुलेख और अनुलेख पूरे नहीं हो जाए तब तक विद्यार्थी को प्रतिलेख की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। इसके बाद देखिए अब आगे, बालक छपी पुस्तक के गद्यांश या पद्यांश को देखकर हूबहू नकल करके लिखते हैं। तो प्रतिलेख समझ में आया आपको, कि जैसा लेख था उसके सामने उसे हूबहू नकल करके लिखना, यानी कि जैसी मात्राएं, जैसा गैप, जैसा अनुच्छेद, जैसे विस्मय बोधक चिन्ह, या हम कहें कि जैसे विराम चिन्ह उसमें लगे हुए हैं, उसके अनुसार हूबहू नकल करके उस गद्यांश को उतारना कहलाता है प्रतिलेख। और ये प्रतिलेख लिखने का अभ्यास हम करवा रहे हैं विद्यार्थी में इतनी सारी योग्यताएं विकसित होने के बाद, फिर वो अनुच्छेद या फिर पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जब तक ये योग्यताएं उसमें विकसित ना हो तब तक हम प्रतिलेख की ओर विद्यार्थी को नहीं मोड़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, और प्रतिलेख लिखने का फायदा क्या है इसके लाभ। तो देखिए, प्रतिलेख से विद्यार्थी के भाषाई ज्ञान में वृद्धि होती है। जब हम उसे गद्यांश उतारने के लिए कह रहे हैं तो उस गद्यांश को जब वो उतारेगा, उसका मनन करेगा, तो उसके भाषाई ज्ञान में वृद्धि होगी। जितने जितने नए शब्दों से उसका परिचय होगा तो उसका भाषाई ज्ञान जो है निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रतिलेख से बालकों में लिखने की आदत का विकास होता है। अगर विद्यार्थी जितना राइटिंग वर्क करेगा, जितने पैराग्राफ, जितने अनुच्छेद को उतार रहा है, तो एक राइटिंग स्किल उसमें डेवलप हो गई है और ये उसके लेखन कौशल की आदत को अभ्यस्त करती है। जिन विद्यार्थियों से प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन का कार्य नहीं करवाया जाता है, हम देखते हैं कि बाद में बड़े होने के बाद भी वो अपनी आंसर राइटिंग में पिछड़ जाते हैं और उनका जो लेखन कौशल है वो विकसित नहीं हो पाता है। तो लिखने की आदत जो है वो प्रतिलेख के माध्यम से विकसित होती है। इसके बाद देखिए आप, लेखन में मस्तिष्क एवं उंगलियों का कार्य एक साथ चलता है, अतः नियमित लेखन से दोनों पुष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, यानी कि प्रतिलेख को लिखते समय मस्तिष्क में विचार आप पढ़ रहे हैं और उंगलियों का कार्य निरंतर चल रहा है, तो दो गतिविधियां एक साथ हो रही है और नियमित लेखन से दोनों पुष्ट हो जाते हैं, मस्तिष्क का सोचना भी और निरंतर उंगलियों से आप लेखन के कार्य को करते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते देखिए, लेखन के माध्यम से भाषा की एकरूपता एवं स्थायित्व संभव है। अगर हम विद्यार्थी को निरंतर लिखने का अभ्यास करवाएंगे तो फिर एकरूपता भाषा की, कि किस भाषा का किस तरह से हमें प्रयोग करना है, और स्थायित्व संभव है। विद्यार्थी उस भाषा का प्रयोग फिर अपने अनुसार, अपने विषय के अनुसार करने लगता है, तो भाषा पर पकड़ बन जाती है और भाषा को लिखने का तरीका उसके पास एक आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए अगला प्रकार कौन सा है हमारा, श्रुतलेख। श्रुतलेख में नाम से ही लग रहा है कि विद्यार्थी ने पहले सुनने की प्रक्रिया की, सुनकर उसने कुछ शब्दों को लिखा या कोई वाक्य लिखा। तो देखिए, अब सुनकर लिखे गए लेख को श्रुतलेख कहते हैं और श्रुतलेख विधि का अध्ययन हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी कक्षा में किया भी है। इसके बाद देखिए, वक्ता द्वारा उच्चरित ध्वनियों को ध्यान पूर्वक सुनना, तदनुरूप उचित गति, स्पष्टता एवं शुद्धता से लिखने का स्वच्छतापूर्ण अभ्यास करना है श्रुतलेख। बहुत अधिक बात हम इस पर अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं और श्रुतलेख से आप जो हैं अच्छी तरह से आपका भी परिचय हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्रुतलेख सूक्ष्म ध्वनि भेद वाले वर्णों ड, 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 द, ड़, ड़ आदि का लेखन
ऋस्व दीर्घ मात्रा के श्रवण अभ्यास के लिए अधिक उपयुक्त है। कहां पर बड़ी मात्रा बोली जा रही है, कहां पर छोटी मात्रा का कोई शब्द आ रहा है, कहां बड़ा ऊ है, कहां छोटा ऊ है। जब इस तरह के शब्दों को सुनकर विद्यार्थी लिखते हैं तो ये जो सूक्ष्म ध्वनि भेद वाले वर्ण होते हैं, इनमें जो कंफ्यूजन होता है ये भी दूर हो जाता है श्रुतलेख के अभ्यास के माध्यम से। चलिए, तो ये थे हमारे प्रकार, जहां हमने आज लेखन कौशल के 4 प्रकारों पर बात की। सबसे पहला कौन सा था? सुलेख था, सुलेख के बाद अनुलेख था, अनुलेख के बाद प्रतिलेख था और प्रतिलेख के बाद श्रुतलेख था। ये हमने 4 प्रकार जान लिए जो विद्यार्थी के लेखन कौशल को और अधिक विकसित करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम बात करते हैं लेखन कौशल के गुण। क्या है लेखन कौशल के गुण? तो देखिए, लेखन शिक्षण तभी पूर्ण हो सकता है जब बालक सुंदर ढंग से लिखना सीख जाए। तो जब तक विद्यार्थी मोती के समान सुंदर अक्षरों से अगर अपनी अभिव्यक्ति को लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं करता है तो फिर जो है उसका लेखन कौशल पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए विद्यार्थी की हैंडराइटिंग जो है बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। तो देखिए, गांधी जी के अनुसार सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है। तो देख लीजिए, गांधी जी तक जो है वो कहते हैं कि सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है। आपने कितनी हायर एजुकेशन आपने ले ली हो, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है तो फिर वो आपकी जो संपूर्ण शिक्षा है वो बेकार है। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की जो हैंडराइटिंग थी वो अच्छी नहीं थी और जब उन्हें बचपन में अभ्यास करवाया था उनके शिक्षकों ने तो उन्होंने ज्यादा जो है गंभीरता उस समय नहीं ली। लेकिन जब वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और अब जब वो एडवोकेट बनकर वहां दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वे अपने साथी वकीलों की जब हैंडराइटिंग को देखते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, तब वे अफसोस करते हैं कि मैंने भी बचपन में क्यों नहीं इस तरह का अभ्यास किया और अपनी हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने का जो है वो प्रयास क्यों नहीं किया। तो इस तरह का दुख जब उनके मन में हुआ तब उन्होंने कहा कि भाई सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है, यानी कि हैंडराइटिंग तो आपकी सुंदर होनी ही चाहिए। आप कितना ही अच्छा बोलें, आप कितनी ही अभिव्यक्ति आप अच्छी दें, आप कितने ही अच्छे श्रोता हो, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति भी आपकी सुंदर रूप में सामने आनी चाहिए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। सुलेख में कई गुणों का होना आवश्यक है। कई गुण जो हैं हमारे सुंदर लेख में होने चाहिए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अब सुलेख के गुण। अब जो सुंदर लेख होता है कौन कौन से गुणों को लेकर आता है, यह सुलेख के जो गुण हैं वो हम कैसे विद्यार्थियों के अंदर विकसित करें, उसके लिए देखिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। जहां भी हम कक्षा में विद्यार्थियों के साथ लेखन कौशल को लेकर आ रहे हैं और लेखन कौशल का उद्देश्य ही है कि उसके लेख को सुंदर बनाना, तो कौन कौन सी जो है वो गुण होने चाहिए, उपयुक्त वातावरण हमें विद्यार्थियों को देना होगा। उसके बाद देखिए बैठने का आसन, कि अगर हम प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को लिखने का अभ्यास करवा रहे हैं तो उनके बैठने का आसन और उसकी दूरी बेंच से या वो जहां पर भी लिख रहा है जिसको भी माध्यम बना रहा है उसके बैठने का आसन और उनकी दूरी क्या है उनके मध्य की। इसके बाद देखिए लेखन सामग्री, कि आपने प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को कौन सी लेखन सामग्री दी है जिससे वे अपने लेखन कार्य को प्रारंभ कर रहा है। इसके बाद अक्षरों की बनावट, अक्षरों की बनावट भी आपने प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थियों को किस रूप में सिखाई है, कैसे उन्हें वो लिखने के आपने ज्ञान दिया है, इस पर निर्भर करता है एक सुलेख। कि भाई अगर ये सारी जो गुण है, ये सारी विशेषताएं जो हैं, ये सारे घटक जो हैं, अगर हम विद्यार्थियों को अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाएं तो फिर उनके लेखन कौशल को हम सुंदर लेख की ओर जो है विकसित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सुंदर व सुडौल अक्षरों को लिखवाने या लिखने के लिए 3 आदतों का होना आवश्यक है। कौन सी है वे 3 आदतें? देखिए अब अक्षरों के भाग ठीक अनुपात में हो, न बहुत बड़े हो न बहुत छोटे हो, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। शब्दों के विभिन्न अक्षरों एवं वाक्यों के विभिन्न शब्दों में उचित दूरी, कि उनका जो गैप है वो भी ज्यादा ना हो न ज्यादा कम हो, तो एक उचित दूरी हो। और जैसी आदत प्रारंभ की कक्षाओं में हो जाती है वैसी आदत विद्यार्थी की आजीवन चलती है। तो इन सब बातों का प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को। लिखावट में तिरछापन ना हो, क्योंकि कई विद्यार्थी जो होते हैं अपनी कॉपी में तिरछे लिखते हैं, तो शब्दों में और लिखावट में तिरछापन ना हो। तो इस तरह की कुछ हम बातों को ध्यान में रखें तो प्रारंभिक अवस्था में ही विद्यार्थियों के लेखन कौशल को हम सुंदर रूप में सामने ला सकते हैं। तो ये थे हमारे सुलेख के गुण। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सुलेख के घटक जान लें कि किस तरह से सुलेख को और भी जो है सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला है आपके सामने अनुलिपि, जिसे हम कैलीग्राफी भी कहते हैं। और कैलीग्राफी का अर्थ क्या है? पुस्तकों में लिखे सुडौल व सुंदर अक्षरों का अनुकरण करके पूरा पृष्ठ भरना। ऐसे बहुत से अभ्यास हमने अपने जीवन में किया और विद्यार्थियों के साथ करते भी हैं कि भाई पहली पंक्ति में कुछ लिखा हुआ होता है और उसका अनुकरण या उसका अनुसरण विद्यार्थी करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी कैलीग्राफी अर्थात अनुलिपि, जहां पर विद्यार्थियों को हम वर्ण सुडौल रूप में लिखना सिखाते हैं, उनकी बनावट पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा है प्रतिलिपि, जिसे हम कॉपिंग भी कहते हैं। पुस्तक के किसी भाग या अंश को हूबहू उतार देना, जिससे
जिसे हम प्रतिलेख भी कहते हैं, और प्रतिलेख के माध्यम से भी हमने पूरे पैराग्राफ या गद्यांश का अनुसरण अनुकरण विद्यार्थियों से करवाया है। इसके बाद देखिए आगे सुलिपि मापदंड। अब कुछ हैंडराइटिंग स्केल के लिए भी अगर हमें काम करना है तो कोई विद्यार्थी अगर सुंदर रूप में लिखता है तो उन प्रारूपों को, उन नमूनों को हम एकत्र करें, और कुछ विद्यार्थी जिनका लेखन सुंदर नहीं है उनको हम कुछ सुलेख के ऐसे नमूने वितरित कर दें और उनका अभ्यास उन विद्यार्थियों के साथ करवाएं, तो वे बच्चे भी क्या करेंगे, सुंदर लेख की और सुलेख की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लेखन कौशल की विधियां, हमने हर कौशल के अंदर कुछ विधियों का अध्ययन किया है, तो आज देखते हैं कि लेखन कौशल में हमें कौन सी विधियां मिलती है। तो देखिए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखन कला में निपुण करने के लिए प्रारंभ की कक्षाओं में ही विधियों का इनका प्रयोग किया जाता है ताकि विद्यार्थी की लिखित अभिव्यक्ति सुंदर रूप में आए। तो देखिए सबसे पहली विधि है हमारे सामने, इन विधियों का प्रयोग मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अब जब इन विधियों का प्रयोग मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विधियां तो बहुत सारी है, लेकिन शिक्षक को अपनी कक्षा के वातावरण के अनुसार उन शिक्षण विधियों की मदद लेनी चाहिए। ये नहीं कि भाई विधियां है तो हम सारी विधियों को एक साथ ही अपनी कक्षा में लेकर चल जाए। इसीलिए कहा गया है कि इन विधियों का प्रयोग क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, विद्यार्थियों की मांग के अनुरूप होना चाहिए, जैसी आवश्यकता है वैसी विधि को कक्षा में लेकर जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली विधि है आपके सामने रूपरेखा अनुकरण विधि, यानी कि अब यहां पर भी कुछ रूपरेखा अनुकरण विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में लेखन कौशल को विकसित किया जाता है। दूसरी विधि है स्वतंत्र अनुकरण विधि, यानी कि यहां पर अनुकरण तो है लेकिन वो किस तरह का है, स्वतंत्र है। यहां पर अनुकरण था तो वो रूपरेखा के रूप में था। तीसरी विधि को देखते हैं, देखिए हम मॉन्टेसरी विधि, यानी कि अब आपके सामने आ जाए कि मॉन्टेसरी विधि को किस कौशल में लिखा जाता है तो वो लेखन कौशल इसका सही उत्तर होगा। और अगर आपके पास में आता है कि साचर्य विधि को देने वाले कौन है, वो भी मारिया मॉन्टेसरी है, और साचर्य विधि में बोलने का अभ्यास ज्यादा करवाया जाता है तो वो बोलने के कौशल में काम आती है। इस तरह से मारिया मॉन्टेसरी ने दोनों ही कौशल में अपनी विधियों को दिया है। इसके बाद देखिए आप पेस्टोलॉजी विधि, ये भी जो है लेखन को लेकर आगे आती है, लेखन कौशल को विकसित करती है। इसके बाद है आपके सामने जेटकॉक विधि, इसके माध्यम से भी विद्यार्थियों में लेखन के कौशल को विकसित किया जाता है। बारी बारी से देखिए अब इसका अध्ययन करते हैं हम। देखिए अब रूपरेखा अनुकरण विधि, बालकों को कुछ मुद्रित पुस्तकों पर बिंदु रूप में लिखे मिलते हैं, यानी कि वही बात है कि किताब आपने दे दी है, उसकी पहली पंक्ति में विद्यार्थियों को कुछ रूपरेखा में लिखे हुए शब्द मिले हैं, उन बिंदु रूपों पर बालकों को क्या करनी है, अपनी पेंसिल फिरानी है, पेंसिल से उसका अभ्यास करना है, तो वो कहलाती है हमारी रूपरेखा अनुकरण विधि। यानी कि डॉट 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 में उसके सामने कोई वर्ण, कोई शब्द लिखे हुए हैं, उन डॉट पर, उन बिंदुओं पर अपनी पेंसिल की मदद से वो इन वर्णों को, इन स्वरों को, इन शब्दों को लिखने का वो अभ्यास करते हैं, वो कहलाती है हमारी रूपरेखा अनुकरण विधि। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम। दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि, स्वतंत्र रूप से अक्षर लिखकर विद्यार्थी अभ्यास करता है। अभी तो इस विधि में तो विद्यार्थी को पूरे पेज पर डॉट 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 बिंदुओं की मदद से वर्ण, अक्षर, शब्द लिखे हुए मिले थे, लेकिन अब जो स्वतंत्र अनुकरण है यहां पर पहली पंक्ति में केवल शब्द लिखे हुए हैं। अगर हम कह दें कि पहली पंक्ति में ये शब्द लिखे हुए हैं उसके पास में, तो अब इनका विद्यार्थी को क्या करना है, आराम से वहां पर उसका अध्ययन करना है और वो इसका स्वतंत्र अनुकरण करेगा। नीचे की पंक्ति में बिना किसी बिंदुओं की मदद से वो इसका जब अनुकरण करके लिखेगा तो वो कहलाती है हमारी स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम। मॉन्टेसरी विधि, इस विधि में लकड़ी, प्लास्टिक, गत्ते आदि के बने वर्णों पर विद्यार्थी उंगली घुमाता है, इन साँचों पर वह अक्षर को बनाना सीखता है। अब मॉन्टेसरी विधि क्या है, खेल खेल के माध्यम से विद्यार्थियों को सबसे पहले उन वर्णों से उनका परिचय करवाती है। तो क्या हो गए, वो वर्ण जो हैं, वो अक्षर जो हैं, वो शब्द हैं, वो किसके बने हुए हैं, या तो लकड़ी के बने हुए हैं या प्लास्टिक के हैं। कुछ गत्तों से कुछ वर्णों की क्या कर दी गई है, रचना कर ली गई है। विद्यार्थियों को उनके सांचों के अंदर से अंगुली फिराने के लिए कहा जाता है, बाहर से उंगली फिराने के लिए कहा जाता है, और जब वो ऐसा अभ्यास करते हैं तो उन वर्णों से उसका परिचय हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो सबसे पहले इनको लिखना आसानी से सीख जाते हैं। वही है कि सांचों में वह अक्षर को बनाना सीखता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है, इसमें सबसे पहले विद्यार्थी को अक्षर सिखाया जाता है और
वर्णों के छोटे छोटे खंड कर लिए जाते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए ये पूरा एक वर्ण है और इसका परिचय अगर विद्यार्थियों से हमें करवाना है और ये वर्ण हमें विद्यार्थियों को सिखाना है, तो सबसे पहले इसके क्या कर लिए जाएंगे, टुकड़े कर लिए जाएंगे और विद्यार्थियों को सबसे पहले जो है वो इस तरह से ये वर्ण लिखने के लिए सिखाया जाएगा। फिर इस तरह की मात्राओं का उन्हें अभ्यास करवाया जाएगा। फिर इस तरह की मात्राओं के बाद उन्हें इस तरह का अभ्यास करवाया जाएगा और जब धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ता जाएगा और विद्यार्थी इन अभ्यासों में पारंगत हो जाएगा, तो फिर विद्यार्थी को क्या कर दिया जाएगा, पूरे वर्ण का, पूरे अक्षर का ज्ञान करवाया जाएगा। ये कहलाती है हमारी पेस्टोलॉजी विधि, जहां पर वर्ण को, अक्षरों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया जाता है और विद्यार्थियों को धीरे धीरे सिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगली विधि है हमारी जेटकॉक विधि। अब यहाँ पर जेटकॉक विधि में क्या होता है, विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, कोई पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाता है। विद्यार्थी ने पैराग्राफ लिख लिया और पैराग्राफ लिखने के बाद उसे खुद को ही उस पैराग्राफ को चेक करने के लिए कहा जाता है और फिर बालक स्वयं संशोधन से लिखना सीखता है। बालक देखेगा कि मैंने उस पैराग्राफ में से लिखते हुए कितनी अशुद्धियां की है, कितना वर्तनी संबंधी जो है वो मेरा ज्ञान अधूरा है। जब वो सीख जाता है, उन पर वो गोले कर लेता है, तो फिर स्वयं ही जब उन्हें संशोधित करेगा, तो जेटकॉक विधि से जो विद्यार्थी है वो स्वयं संशोधन करके विद्यार्थी खुद ही सीखता है, वो कहलाती है हमारी जेटकॉक विधि। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, इसमें सबसे पहले विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ने के बाद लिखता है, फिर मूल से मिलाता है और गलती का संशोधन करता है। ये है हमारी जेटकॉक विधि, जिसमें पढ़ो, लिखो, मूल से मिलाओ और फिर गलती का संशोधन करो। तो ये थी लेखन कौशल को लेकर कुछ शिक्षण विधियां, जिनका शिक्षक प्रयोग करता है और अपने विद्यार्थियों की लेखन क्षमता को विकसित करता है। और ये सारी जो विधियां हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थी अपने साथ विद्यार्थियों को जोड़कर कार्य करता है शिक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम शिक्षाविद जे मेस्की, जे मैनरी क्या कहते हैं। देखिए, जिन वस्तुओं पर लिखने की शिक्षा प्रदान की जाए उनका क्रम इस प्रकार रहे, यानी कि प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को हमें पेन नहीं देना चाहिए। पहले क्या क्या सामग्री हमें विद्यार्थियों को देनी होगी लेखन कौशल के लिए, उन सामग्रियों का क्रम भी जो है वो निश्चित है। देखिए, तो सबसे पहले जमीन पर किससे लिखवाना चाहिए विद्यार्थियों से, उंगली से जो है वो विद्यार्थियों को लिखवाने का अभ्यास करवाना चाहिए। श्याम पट पर किससे लिखवाना चाहिए, चौक से। स्लेट पर किससे लिखवाना चाहिए, स्लेट पेंसिल। और अंत में कागज पर कलम से और स्याही से लिखना चाहिए। ये नहीं कि प्रारंभ में ही विद्यार्थी को कलम और स्याही दे दी जाए, तो विद्यार्थी का जो लेखन है उसके प्रति भी उसकी अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और उसका लेखन जो है और भी जो है भद्दा हो जाएगा। तो कुछ क्रम जो है हमारे शिक्षाविदों ने निश्चित किए हैं, उन्हीं क्रम के अनुसार हमें वो लेखन सामग्री विद्यार्थियों को प्रोवाइड करानी चाहिए और उसकी मदद से ही विद्यार्थियों को लिखवाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए लेखन कौशल के तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, शब्दों का सही प्रयोग जो है विद्यार्थियों को करना आना चाहिए, क्योंकि वो लिखित अभिव्यक्तियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब वाक्य रचना, जब शब्दों का सही प्रयोग करना वो सीख जाएगा तो फिर वाक्य तो शब्दों से ही बनेंगे, तो वाक्य संरचना भी उसमें उसको विकसित करनी आनी चाहिए, उसको संगठित करनी आनी चाहिए। इसके बाद तथ्यों का तार्किक प्रस्तुतिकरण, कि भाई शब्दों का प्रयोग सीख लिया, वाक्य रचना की ओर विद्यार्थी अग्रसर हो रहा है, तो फिर यहाँ पर जो वाक्य संरचना हो रही है उनमें जिन तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा है उसका भी तार्किक प्रस्तुतिकरण वहां पर आना चाहिए। इसके बाद देखिए वर्तनी, और सबसे अंतिम जो तत्व है वर्तनी, तो विद्यार्थी की शुद्ध होनी ही चाहिए। तो शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य के बाद तार्किक प्रस्तुतिकरण और वर्तनी, इन चारों तत्वों को लेकर अगर विद्यार्थी काम करता है तो फिर उसका लेखन कौशल जो है वो दक्ष रूप में सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम अब लेखन कौशल के दोष जो हो जाते हैं, ये वो कौन से कारण है जिससे लेखन कौशल के दोष सामने आते हैं। तो सबसे पहला देखिए, लेखन कौशल मानक लिपि को शुद्ध रूप में न लिखना लेखन में दोष कहलाता है। यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक मानक रूप में हमें शब्दों को लिखना ही होगा। हमारा जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय है, जिन्होंने शब्दों को सही लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, अगर उसके अनुरूप अगर हम शुद्ध रूप में नहीं लिखते हैं तो वो दोष जो है हमारा लेखन दोष कहलाता है। तो देखिए अब आगे क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता में शब्दों को कैसे बोला जाता है, वैसे ही विद्यार्थी अगर लिखता है तो उसमें क्या आ जाता है, दोष आ जाता है लेखन संबंधी। फिर लिपि की अनभिज्ञता, अगर लिखने का सही ज्ञान विद्यार्थी को नहीं है तो फिर जो है वो लिपि की अनभिज्ञता के कारण भी कई गलतियां लेखन में होती है। इसके बाद लेखन सिखाने में उचित विधि न अपनाना, इसका हमने देख लिया है कि भाई शिक्षक अनेक विधियों का सहारा लेकर विद्यार्थी को लेखन कौशल में विकसित करता है। अगर किसी शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों के साथ उन विधियों का कार्य नहीं किया है तो फिर उचित विधि को नहीं अपनाने के कारण भी विद्यार्थी का लेखन कौशल अशुद्ध हो जाता है, उसमें कुछ दोष रह जाते हैं। इसके बाद देखिए अपरिपक्व अवस्था में लेखन, अब
हमने कुछ समय नियत किया है, कुछ लेखन सामग्री का क्रम हमारे शिक्षाविदों ने नियत किया है, अगर उसके अनुसार लेखन कौशल को विकसित नहीं किया जा रहा है तो फिर अपरिपक्व अवस्था में ही लेखन कार्य शुरू हो गया है, तो विद्यार्थी की जो उम्र लिखने के समय थी उसका ध्यान नहीं रखा गया तो भी उसका जो लेखन है वो अशुद्ध हो जाएगा, दोष के रूप में सामने आएगा। इसके बाद देखिए, बच्चों को सुलेख के लिए उत्साहित न कर पाना। अगर हमने प्रारंभ की कक्षाओं में ही विद्यार्थियों को सुंदर लेख की और मोटिवेट नहीं किया, उन्हें उत्साहित नहीं किया, उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया, तो फिर जो है वो विद्यार्थी लेखन दोष से जुड़ता ही चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं, देखिए, उचित मार्गदर्शन का अभाव। अगर उस विद्यार्थी को उचित सुयोग्य शिक्षक नहीं मिले हैं तो फिर उसके लेखन में जो है वो अशुद्धियां रहेगी, उसका लेखन दोष को लेकर सामने आएगा ही। उचित लेखन सामग्री का अभाव, जो उचित लेखन सामग्री जिस अवस्था में विद्यार्थियों को देनी है वो भी नहीं दी गई तो फिर जो है वो लेखन सामग्री दोष को लेकर ही सामने आएगी। आगे बढ़ते देखिए, अब इसके उपाय क्या है, इन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर विद्यार्थी में लेखन संबंधी अशुद्धियां या दोष आ गए हैं तो उन्हें दूर करने के कुछ उपाय हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है शुद्धि कोश तैयार करें ताकि विद्यार्थी जो है वो शुद्ध लेखन की ओर आगे बढ़े। इसके बाद देखिए, आप उचित अवस्था में लेखन कौशल सिखाएं, यानी कि जो कमियां रह गई थी उनको ही हम जो है वो निराकरण के रूप में, उपाय के रूप में लेकर आ रहे हैं। तो जो कार्य समय पर नहीं हुआ वो हमें शिक्षकों को क्या करना है, उन विद्यार्थियों के साथ करना है और उचित अवस्था में जहां विद्यार्थी को लिखने का कौशल सीखना है वहीं विद्यार्थियों को वो कौशल हमें सिखाना होगा। बालक के व्यक्तित्व का सम्मान करें, सारे बालक एक जैसे नहीं होते हैं, तो जैसा बालक है, जैसे वो सीखना चाहता है, जैसे वो लिखना चाहता है, उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए ही सारी शिक्षण विधियों को उसके अनुसार ही अपनानी चाहिए शिक्षक को। इसके बाद देखिए, श्रुतलेख का अभ्यास करें। श्रुतलेख के अभ्यास से उसकी शुद्ध वर्तनी भी बढ़ेगी और शुद्ध वर्तनी के साथ साथ उसकी जो लिखने की गति है उसका अभ्यास भी निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। तो श्रुतलेख का अभ्यास विद्यार्थियों को अवश्य कराना चाहिए प्रारंभिक कक्षाओं में। इसके बाद देखिए, आप उच्चारण अभ्यास करें। अगर बच्चा उच्चारण ही गलत कर रहा है तो लिखेगा भी गलत, इसीलिए उसका उच्चारण कौशल भी जो है वो विकसित होना चाहिए, वो शुद्ध शब्दों का उच्चारण ही उसे करना चाहिए। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं, उचित लेखन विधियों का प्रयोग करें। तो लेखन शिक्षण को लेकर जिन विधियों को लेकर शिक्षक काम करता है, विद्यार्थी के साथ उचित लेखन विधियों का प्रयोग शिक्षक को करना होगा ताकि उसके लेखन दोषों का निराकरण हो जाए और विद्यार्थी शुद्ध और सुंदर लेख की ओर आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, और अब व्यक्तिगत अशुद्धि संशोधन करना ही होगा शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ, तभी उसका लेख सुंदर होगा और उसकी लिखित अभिव्यक्ति अच्छे रूप में, प्रभावशाली रूप में सामने आएगी। इसके बाद देखिए, और अब लेखन कौशल संबंधी आवश्यक बातों का ध्यान रखना होगा जिससे विद्यार्थी के लेखन कौशल को और भी विकसित किया जा सके। उसमें सबसे पहली बात है, देखिए, बालक जिस समय लिखने में रुचि ले उसी समय लिखवाया जाए। ये नहीं कि कक्षा में जाते ही जो है विद्यार्थियों को कोई लिखित कार्य दे दिया जाए। पहले उन्हें रोचकता का सिद्धांत कक्षा में लेकर जाना होगा, उनकी रुचि के अनुसार ही विद्यार्थियों के साथ कार्य करना होगा। तो जब विद्यार्थी लिखने में रुचि को अभिव्यक्त करे तभी उनके साथ जो है वो लेखन के कार्य को करवाया जाए, और ये नहीं कि उसके सुंदर लेख के अभ्यास के लिए उसे बार बार मोटा मोटा बड़ा बड़ा गृह कार्य हमेशा घर के लिए दे दिया जाए कि भाई आप घर से सुंदर लेख लिखकर लेके आओ, प्रतिलेख लिखकर लेके आओ या फिर अनुलेख लिखकर लेकर आओ। कक्षा में अगर जैसा वातावरण है, जैसी रुचि है, वैसा ही शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के अनुसार कार्य करवाएगा तो फिर उससे जो है वो लेखन कौशल की सारी विशेषताएं उसमें वो लेकर आ सकता है। इसके बाद देखिए, अक्षरों, शब्दों व वाक्यों के लिखने का क्रम सरल से कठिन होना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर विद्यार्थी के लिए शिक्षक कोई शिक्षण विधि लेकर जा रहा है, कोई शिक्षण पद्धति लेकर जा रहा है, तो वो सरल से कठिन के सिद्धांत को अपनानी चाहिए। सरल से कठिन यानी कि जो शब्द सरल हैं, जो वर्ण सरल हैं, जो अक्षर सरल हैं, सबसे पहले कक्षा में उन्हें लिखने का अभ्यास करवाना चाहिए। उसके बाद सरल से कठिन, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो वाक्य हो, चाहे वो अक्षर हो, विद्यार्थियों के लिए ऐसी ही जो है एक रणनीति शिक्षक को तैयार करनी होगी। इसके बाद प्रारंभ में गति का ध्यान न रखकर वाक्यों की शुद्धता का ध्यान रखा जाए। ये नहीं कि पहले ही हम कक्षा में जाकर स्पीड पर काम करें कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपनी लेखन की क्षमता को विकसित करना है और गति से आपको लिखना है। नहीं, पहले वाक्य में शुद्धता का ध्यान रखा जाए, वाक्य संरचना का ध्यान रखा जाए। जब ये सब विशेषताएं विद्यार्थी में आ जाएगी तो गति तो स्वतः ही विद्यार्थी की विकसित हो जाएगी, क्योंकि गति के अभ्यास को तो हम बढ़ा सकते हैं, उसकी गति को तो विकसित किया जा सकता है। लेकिन अगर वो वाक्य संरचना में ही असफल हो गया है, वो शुद्ध वर्तनी नहीं लिख पा रहा है, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं
नहीं कर पा रहा है तो फिर उसकी गति की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसीलिए पहले वाक्य की शुद्धता पर ध्यान रखा जाए, उसके बाद धीरे धीरे विद्यार्थियों की गति को लेकर काम किया जाए। आगे देखिए, लिखते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा ही जाए। कक्षा में अगर 50 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कोई जल्दी लिख रहा है, जल्दी लिखकर भी कोई सुंदर लिख रहा है, और कोई विद्यार्थी जो है वो पिछड़ रहे हैं, तो फिर सबको ध्यान में रखकर शिक्षक को जो है वो अपना लेखन कार्य करवाना चाहिए। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं अब हमने लेखन कौशल के इतनी सारी विशेषताएं, घटक, इतने सारे कार्य, इतनी सारी विधियों को लेकर हमने काम कर लिया। अब जब हमने शिक्षक के रूप में इतनी सारे उपयोगिताएं, इतने सारे महत्व, इतने सारे गुणों को लेकर सारी पद्धतियों को अपनाकर विद्यार्थियों से जुड़कर बहुत सारे काम कर लिए, तो अब इस लेखन कौशल के बाद जो परिवर्तन आएंगे विद्यार्थी के व्यवहार में, वो किस रूप में आने चाहिए, उन पर एक दृष्टि डालते हैं। देखिए, लेखन शिक्षण कौशल से बालक का सीखना। सबसे पहला क्या हो जाएगा, विद्यार्थी सुलेख के 5 तत्वों, कौन से हैं वो 5 तत्व? स्वच्छता, स्पष्टता, बनावट, शिरोरेखा व गति का ध्यान करके रखते हुए लिख सकेगा। आगे बात समझ में? यानी कि अब जो हमने इतने एफर्ट्स विद्यार्थी के साथ किए, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आए कि वो अपने शब्दों को स्वच्छ रूप में, सही रूप में लिख रहा है, स्पष्ट बनावट उसकी सुडौल है, और उसकी शिरोरेखा भी उसने ऊपर लगाई है, और गति भी जो है वो उसमें विकसित हो गई है। तो ये 5 तत्व जो सुलेख के हैं, इन 5 तत्वों में अगर विद्यार्थी पारंगत हो गया है तो उसका लेख जो है सुंदर रूप में ही सामने आएगा। इसके बाद वह सही वर्तनी का प्रयोग करके शब्द सही लिख सकेगा। जब इतना कार्य किया है तो अब उसकी वर्तनी शुद्ध तो होनी ही चाहिए, सही तो होनी ही चाहिए, तो लिखित अभिव्यक्ति शुद्ध रूप में, सही वर्तनी के रूप में सामने आए। इसके बाद विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करना सीख जाएगा वो। अब हमने सुनने में, बोलने में, पढ़ने में कितने विराम चिन्हों की हमने मदद ली है, और उसकी सहायता से हमने अपने कौशल विकसित किए हैं। तो जब विराम चिन्हों की मदद से जब वो अपने वाक्यों को, संरचना को, अनुच्छेद को लिखेगा, तो फिर विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करना वो आराम से सीख जाएगा। कहाँ उसे अपना जो है वो अल्प विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है, कहाँ उसका वाक्य पूरा हो गया है वहां उसे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ विस्मय बोधक चिन्ह उसे लगाना है, ये सब यथोचित प्रयोग करना भी विद्यार्थी में आ जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, लेखन कार्यों को अनुच्छेदों में बांट कर लिख सकेगा। अब जो भी लिखित कार्य विद्यार्थी कर रहा है, उस वाक्य को, उन लिखित कार्यों को वो अनुच्छेदों में, पैराग्राफ में कहाँ उसे बांटना है, कहाँ पैराग्राफ को तोड़ना है, फिर पैराग्राफ अगेन कहाँ चेंज करना है, इसके अनुसार भी वो विद्यार्थी लिखने में पारंगत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आप व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेगा। जब हमने लेखन की इतनी जिज्ञासाएं और इतनी जो है उसमें कुशलताएं उत्पन्न कर दी है, तो फिर वो व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग तो करना सीखेगा ही। इसके बाद देखते हैं हम, शब्दों, वाक्यांशों व उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकूल रख सकेगा। जब वो सारे आपने विशेषताएं हमने उसमें ला दी है, सारे हमने उससे गुण बता दिया, महत्व बता दिया, घटकों पर काम कर लिया है, तो कैसे उसे अपने शब्द, वाक्यांश, उपवाक्यों का क्रम क्या रहेगा, अर्थ के अनुकूल कहाँ उसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, इसमें भी वो पारंगत हो जाएगा। इसके बाद संदर्भ के अनुसार शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का उपयोग करके वो अपनी लिखित अभिव्यक्ति को और भी प्रभावशाली रूप में सामने लेकर आएगा। इसके बाद प्रसंगानुकूल सामग्री का प्रस्तुतिकरण लिखित रूप में कर सकेगा, ये गुण भी उसमें जो है वो आ ही जाएगा। इसके बाद विभिन्न रचना वाले वाक्य का गठन कर सकेगा। जो भी विभिन्न रचना वाले वाक्यों हैं उन पर उसकी पकड़ बन जाएगी, कहाँ सरल, कहाँ संयुक्त, कहाँ मिश्र वाक्य, कैसे वाक्यों की संरचना करनी है, और वो ऐसे शुद्ध वाक्यों की रचना करके अपने पैराग्राफ को, अनुच्छेद को लिख पाएगा। इसके बाद लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों, रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकेगा वो। अभिव्यक्ति उसने कर दी है। हमने देखा था कि वाचन की बहुत सारी अभिव्यक्तियां थी और वाचन की बहुत सी शैलियों का उसने क्या किया है, बोलकर प्रस्तुतिकरण किया है। इसी तरह कविता, लेख, कहानी, निबंध, न जाने कितनी जो है वो लिखित अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने वाली अभिव्यक्तियां हैं, उसमें भी वो अपना जो है वो कुशलताएं हैं, उसमें भी अपनी दक्षता को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद देखते हैं आगे, देखिए अब लिखित अभिव्यक्ति के रूप में वो कैसे सामने आएगा, तो वाक्य निर्माण करने में वो सक्षम हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा, अनुच्छेद। जब वाक्यों का निर्माण करना उसने सीख लिया है तो फिर अनुच्छेद रचना करना, कैसे उसे पैराग्राफ में लिखना है किसी भी बात को, वो भी वो सीख जाएगा। इसके बाद रूपरेखा का निर्माण करना, कि अब उसे कोई आपने कक्षा में कुछ सुना दिया है, कोई भी वृत्तांत सुना दिया है, उस वृत्तांत में वो कोई रूपरेखा का निर्माण करके उसे संबंधित कोई भी बात को कहने और लिखने में वो सक्षम हो जाएगा। इसके बाद निबंध लेखन भी अभिव्यक्ति का एक रूप है। कहानी लेखन है ही लिखित अभिव्यक्ति का एक रूप। संक्षिप्तीकरण, आपने कोई उसे पैराग्राफ दे दिया है और अपने अपने विचारों को वो सारांश के रूप में लिखने में सक्षम हो गया है, तो वो संक्षिप्त
संक्षिप्तीकरण करने में भी सफल हो जाएगा। इसके बाद पल्लवन, अगर वो अपने विचारों को, पल्लवन होता है कि एक पंक्ति विद्यार्थी को दे दी गई है और उस एक पंक्ति का क्या करना, विस्तार करना। तो अगर उसके पास शब्दकोश है, उसके पास अच्छे अच्छे शब्दों का बाहुल्य है, तो फिर वो एक पंक्ति से 3-4 पंक्तियां, या हम कहें कि एक पंक्ति से वो अनेक अनुच्छेदों की रचना कर सकता है और अपनी लिखित अभिव्यक्ति को दे सकता है। इसके बाद देखिए पत्र लेखन। पत्र लेखन भी जो है वो लिखित अभिव्यक्ति के रूप है कि किस तरह वो पत्रों के माध्यम से अपने लिखित रूप को प्रस्तुत कर रहा है। तो ये कुछ हमारे रूप हैं जो लिखित अभिव्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। इसके बाद देखिए लेखन शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी है, कैसी अवस्थाओं में विद्यार्थी किस प्रकार सीखता है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में विद्यार्थी क्या सीखता है, अब लिखने की तैयारी की जाती है, यानी कि प्रारंभिक वर्षों में, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थी जब कक्षा के अंदर जा रहे हैं, उन विद्यालयों में अभी उन्हें केवल लिखने की तैयारी की जाती है। उनके साथ में कैसे की जाती है, देखिए उंगलियों से ऊपर नीचे आगे पीछे फिराने का अभ्यास करना, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में हमने बिल्कुल मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया है और वहां पर सांचों से हमने केवल उसकी उंगलियों को ऊपर नीचे आगे फिराने का केवल अभ्यास किया है। और केवल अभी हम कुछ लिखने का अभ्यास नहीं करवा रहे हैं, हम कुछ लिखने के लिए नहीं दे रहे हैं, केवल उन वर्णों, उन सांचों में उनकी उंगलियों को केवल ऊपर नीचे लिखने का अभ्यास, चाहे वो धरती पर हो, चाहे वो स्लेट पर हो, चाहे वो शामपट पर हो, चाहे वो वर्णों पर हो, सांचों पर हो, कहीं पर भी। इसके बाद देखिए द्वितीय अवस्था कौन सी होती है, देखिए अब वर्ण को लिखवाने का प्रयास करना। जब आपने यहाँ पर जो है लिखने की तैयारी कर ली विद्यार्थी के साथ और उसकी उंगलियों को ऊपर नीचे फिराने में अभ्यास कर दिया है और आगे पीछे फिराने में अभ्यास कर दिया है, वो अपने हाथों की क्रियाओं को करने में अभ्यस्त हो गया है, तो उसके बाद वर्ण को लिखवाने का प्रयास करना चाहिए। अब वर्ण को भी ये नहीं है कि हमें पूरा ही वर्ण लिखवाना है, जबकि आधे आधे वर्ण के साथ हम काम करेंगे। अभी हमने बहुत सी लेखन विधियां की थी, उसमें देखा था कि जो हमारी पेस्टोलॉजी विधि थी उसके अंदर वर्ण को तोड़कर विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। तो कौन सी शिक्षण विधि कहाँ किस अवस्था में उपयोगी रहेगी, शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। धरती पर खड़िया या उंगली घुमाकर वर्ण लिखने का अभ्यास, सबसे पहला जो अभ्यास होता है वो या तो धरती पर उसे चौक दे दी, खड़िया मिट्टी दे दी और उसे विद्यार्थियों को कुछ लिखने के लिए कहा गया, या फिर क्या कहा गया है, उंगली घुमाकर वर्ण लिखने का अभ्यास, या उसे स्लेट दे दी गई और स्लेट पर कुछ लिखने का अभ्यास उस विद्यार्थी से करवाया गया। पेंसिल चौक को सही पकड़कर लिखने का अभ्यास, द्वितीय अवस्था में केवल अभी हमने केवल उंगलियों को घुमाना सिखाया था, यहाँ पर हमने उसे चौक या फिर जो है वो पेंसिल पकड़कर उसे लिखने का अभ्यास करवाने का जो है हम अभ्यास करवा रहे हैं। इसके बाद सुंदर और सुडौल वर्ण लिखने की आदत विकसित करना, ये है हमारी द्वितीय अवस्था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम आगे है हमारी तृतीय अवस्था में क्या किया जाता है। तो यहाँ पर अक्षर से शब्द, अब आपने स्वर की वर्ण की जानकारी दे दी, आपने अक्षर सिखा दिया विद्यार्थियों को, तो अक्षर से आप शब्दों की और विद्यार्थियों को लेकर जा रहे हैं। शब्द रचना से क्या लेकर जा रहे हैं, हम वाक्य संरचना की ओर लेकर जा रहे हैं। फिर हम सुलेख, अनुलिपि, प्रतिलिपि से अभ्यास करवा रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थियों ने शब्दों को लिखना सीखा है वो इन तीनों के माध्यम से उसमें अभ्यस्त हो जाए और सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में, सुंदर लेख के रूप में अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करे। चतुर्थ अवस्था कौन सी है, देखिए बालक स्वतंत्र रूप से अनुच्छेद लिखे, यानी कि चौथी अवस्था तक आते आते ये सारे अभ्यासों में विद्यार्थी पारंगत हो गया है। तो चतुर्थ अवस्था में आते आते स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी छोटे छोटे पैराग्राफ को लिखना सीख जाए और उसकी जांच परख की जाए शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक फिर उसकी कमियों को अगर विद्यार्थियों के सामने रखते हैं तो फिर विद्यार्थी उन कमियों को दूर करके और भी शुद्ध लिखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए त्रुटियों को दूर किया जाए, ये शिक्षक का दायित्व है ही, वो अपने विद्यार्थियों के लेखन में आने वाली अशुद्धियों और त्रुटियों को दूर करे। इसके बाद देखिए अब पिछली परीक्षाओं पर प्रश्न जो है उन पर दृष्टिपात करते हैं, उस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। छोटा सा टॉपिक है हमारा, पूरा हो गया है। तो देखिए हमें क्या प्रश्न मिला था रीड 2016 में, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है, क्या पहले हम उन्हें अक्षर सिखाएंगे या फिर लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या फिर 12 खड़ी सिखाना या उनको क्रियाशील बनाना। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ें तो अपने सही उत्तर की ओर जा पाएंगे कि पहले ना तो हम विद्यार्थियों को 12 खड़ी लिखना सिखाते हैं, ना ही हम उन्हें क्रियाशील बनाते हैं। सबसे पहले हम विद्यार्थियों में लिखने की जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न करते हैं कि भाई ऐसे लिखा जाता है। और बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी हमारी अवस्थाएं देखी है, बहुत सारी शिक्षण विधियों के माध्यम से हम पहले विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों से जोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे लेखन की ओर लेकर आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखन संबंधी जिज्ञासा को उत्पन्न करना सबसे पहला जो है वो यह विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। इसके बाद देखिए संभावित प्रश्नों को देख लेते हैं हम। संभावित प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित में से लेखन का प्रकार
कौशल है। तो देख लीजिए आज की कक्षा में हमने सुलेख को भी पढ़ा, अनुलेख को भी पढ़ा, श्रुतलेख को भी पढ़ा, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लेखन कौशल का कौन सा तत्व नहीं है। यानी कि अब कुछ लेखन कौशल का तत्व, 4 तत्वों में से एक तत्व तो इसका नहीं है और 3 तत्व जो है लेखन कौशल को विकसित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शब्दों का सही प्रयोग हमें वाक्य संरचना में करवाना ही है विद्यार्थी को। बलाघात क्या होता है बात करेंगे अभी इस पर हम। वाक्य रचना विद्यार्थियों की सही होनी ही चाहिए और तथ्यों का तार्किक प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों को आना ही चाहिए। और बलाघात इसका सही उत्तर हो जाएगा जो लेखन कौशल को विकसित नहीं करता है। बलाघात हमारे बोलने के कौशल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अर्थ को ध्यान में रखकर उस पर बल देकर जब बात का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो वो कहलाता है हमारा बलाघात, जो हमारे लेखन कौशल को नहीं जबकि वाचन के कौशल को विकसित करता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लेखन दोष के कारण है। अब लेखन दोष के कारण कौन कौन से हैं, कौन सी कमियां जो है विद्यार्थी में रह गई जो उसके लेखन दोष को लेकर आ रही है। अपरिपक्व अवस्था में ही क्या कर दिया, विद्यार्थियों के साथ लिखित अभिव्यक्ति को प्रारंभ कर दिया गया। उचित लेखन सामग्री का अभाव रहा तो इससे भी क्या हो जाता है, लेखन का दोष हो जाता है। लिपि की अनभिज्ञता तो है ही लेखन के दोष को सामने लेकर आने वाली। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा, निम्नलिखित में से लेखन दोष के निराकरण के उपाय नहीं है। तो देखिए अब उचित अवस्था में लेखन कौशल करवाना ही हमें विद्यार्थी से, क्योंकि उचित अवस्था में अगर लेखन कौशल नहीं हुआ तो फिर वो अशुद्ध लिखना सीख जाएगा। तो ये होगा ही उच्चारण अभ्यास, हमें विद्यार्थियों को उच्चारण का अभ्यास करवाना ही होगा क्योंकि उच्चारण के अभ्यास से भी विद्यार्थी शुद्ध लेखन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए काव्य पाठ का अभ्यास करवाना, काव्य पाठ का अभ्यास करवाना किस शिक्षण के अंतर्गत आता है, वाचन संबंधी शिक्षण के अंतर्गत आता है, बोलने संबंधी योग्यता के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये जो है लेखन कौशल को विकसित नहीं करेगा, ये हमारे वाचन कौशल को विकसित करेगा। चौथा है हमारा उचित स्थान पर बैठना। तो ये तीनों तो आज की कक्षा में हमने देखे थे कि भाई अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो फिर विद्यार्थी का लेखन कौशल जो होगा उसमें अगर दोष हो गए हैं तो उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन काव्य पाठ का अभ्यास करना जो है वाचन कौशल में आता है, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्टेंसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए मॉन्टेंसरी विधि का, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए मौन वाचन में, स्वस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में, उपर्युक्त सभी। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया है कि मॉन्टेंसरी विधि पर्टिकुलर विशेष रूप से जो है वो लेखन शिक्षण में उपयोगी रहती है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा लेखन शिक्षण। अगला प्रश्न देखिए हमारा, सुंदर और सुपाठ्य लेखन के गुण हैं। तो देखिए वर्णों का सुमेल आकार है ही ये, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ये भी सही हो गया, संयुक्ताक्षरों की उचित बनावट, संयुक्ताक्षर लिखना भी विद्यार्थियों को उचित बनावट में आना चाहिए, ये भी इसका हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा इसका उत्तर उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपना। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है। तो देखिए अपना सुख दुख दूसरे को सुनाना, अपनी बातें दूसरों तक समझाना, विचारों के आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्रदान करना, या फिर सुंदर लिख सकना। अब देख लीजिए प्रश्न को वापस पढ़ लीजिए, भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है। तो परम उद्देश्य हो जाएगा विचारों के आदान प्रदान में भाग लेने की जो क्षमता है विद्यार्थियों के अंदर विकसित करना ही भाषा का आना, यह इसका परम उद्देश्य है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं दूसरों को सरल बातों में बातें बता सकना, या फिर सुवाचन सुवाणी में सुलेखन, बातें ठीक ठाक समझ सकना और पढ़ सकना, या फिर प्रभावोत्पादक और रमणीय ढंग से बोलना और लिख सकना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, चौथा हो जाएगा कि प्रभावशाली रूप से, रमणीय रूप से आपने भाषा को लिख भी दिया है और दूसरे को आपने सुना भी दिया है, जिससे दूसरा सुनकर प्रभावित हो गया है और लिखकर भी वो अभिभूत हो गया है। तो फिर भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट। ये थे हमारे संभावित प्रश्न जिन पर आज हमने अपनी पकड़ बनाई। तो इस तरह से इन कक्षाओं में हमने अपने भाषा के कौशलों पर अपनी पकड़ बना ली है और भाषा के कौशल आज हमारे समाप्त हो गए हैं। और इन भाषा के कौशल में से आपने देखा है कि आपको अपनी पूर्व परीक्षा में कितने प्रश्न मिले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको आपकी आगामी परीक्षा में इन कौशलों में से प्रश्न मिलेंगे, चाहे वो शिक्षण विधियों से जुड़कर मिल जाए, चाहे वो अन्य किसी भी रूप में बदल कर आ जाए, कहीं से भाषा से जुड़कर आ सकता है। तो इन कौशलों पर अपनी आपने पकड़ बना ली है और अपनी पकड़ बनाइए और इनसे संबंधित जितने भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व करिए, ताकि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।